दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन अ स्पेशल संडे शो, जहां पर सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि पूरे 4 महीने की, यहां तक कि पूरे साल की करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। ईरान अमेरिका वाली सिचुएशन अभी ठंडी हो गई है। इस साल जो देश के इलेक्शंस होने थे वो खत्म हो गए हैं, तो मैंने कहा अच्छा टाइम है एक बार बैठ के देखते हैं हाउ हैज बीन 2026 सो फार। जैसे जनवरी में ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उठा लिए, फरवरी में ईरान पे मिसाइल गिरा दिए, मार्च में घरों से सिलेंडर और अप्रैल में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा गायब हो गए। और ये तो कुछ भी नहीं है, मई आते आते बंगाल से ममता बनर्जी गायब हो रही हैं। तो इसीलिए इस एपिसोड में सिर्फ इस हफ्ते की नहीं बल्कि अब तक इस साल की पूरी अपडेट्स डिस्कस करते हैं। फाइनली जिस मूवमेंट का सबको इंतजार था, वेस्ट बंगाल, असम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरला में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट, यहाँ पे एक मेरा गलत हो गया, 180 के करीब टीएमसी। अच्छा। असम में बुलडोजर पर भगवा लहराते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। रीजन बेसिकली दो, डिलिमिटेशन एंड हिंदू वोट कंसोलिडेशन, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन मामा फैक्टर। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनको नॉर्थ ईस्ट का किंग कहा जाता है, अपने इकलौते दम पे इंफ्रा पुश दे के पैसे बांट के कैसे भी असम में सरकार बना गए। फिर आता है वेस्ट बंगाल का नंबर, जहां पे टीएमसी की एमसी गई। एग्जिट पोल्स है, ज्यादातर लोगों ने टीएमसी की सरकार बनाई, कुछ लोगों ने बोला बीजेपी की बन सकती है, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी, वो कहते हैं ना हिंदी में, सुपड़ा साफ कर देगी। 200 से ज्यादा सीट्स। अब ये ईसी था, एसआईआर था, या फिर बस टीएमसी का टीएमसी था। रीजन बताया जा रहा था एसआईआर, पर इतना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जहां पे एसआईआर में नाम कटे 20 में से 13 में टीएमसी की ही जीत हुई। इनफैक्ट जिन सीट्स में एसआईआर में कम वोट्स कटे वहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी भी थी जहां बीजेपी जीती पर डिलीटेड वोटर्स का नंबर विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा था। तो हाँ, एसआईआर माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द मार्जिन्स, पर इतना जो प्रचंड बहुमत उनका आया है ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जनता परिवर्तन चाहती हो, और उन्होंने लिया। दूसरा, बीजेपी की वोटिंग मशीनरी की मोदी शाह ने 15-15 रैलीज एड्रेस की। तमिलनाडु की टर्निंग कोलकाता में ही शुरू हो गई थी। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और राहुल गांधी, जिन्होंने एसआईआर पर साल भर सवाल उठाए, जब बंगाल में उसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, सिर्फ 2 रैली की। एंड ऑब्वियसली 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही, और उसके बाद भी टीएमसी जो फ्री भी दे रही थी, बीजेपी ने बोला हमें जिताओ, हम और ज्यादा देंगे। एंड जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वहां पे वायलेंस बढ़ गया है। जगह जगह दंगों की खबर आ रही है, मारकाट हो रही है। इनफैक्ट शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के सीएम फेस हो सकते हैं, उनके पीए को मार डाला गया है। ममता बनर्जी ने इसी बीच में कहा है कि अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इनकी इलेक्शन विक्ट्री हो गई होगी, पर मोरल विक्ट्री तो हमारी है, इसलिए मैं रिजाइन नहीं करूंगी। मतलब खेला तो कर लिया, अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ट्रॉफी लेके दिखाओ। ये मेरा सिंहासन है। तमिलनाडु एक इंटरेस्टिंग आउटलायर था। 50 सालों से यहां पर डीएमके या एआईडीएमके, दो ही पार्टी के बीच में ऑन ऑफ होता था, पर इस बार एक्टर विजय की पार्टी टीवीके मैदान में आई और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ले गए। 10-11 एमएलए और हैं, चाहिए होंगे, सरकार बना लेंगे। तो रीजन यहां पे ऑब्वियसली तमिलनाडु में डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी। एमके स्टालिन बहुत टाइम से वहां पे सीएम थे, और जब एक ही पॉलिटिशियन, एक ही लीडर को लोग 10 साल 15 साल देख लेते हैं तो उनका बदलाव का मन करता है। सबका पीआर मोदी जी जैसा नहीं होता। Oh my God। और जैसे बाकी स्टेट्स में एज ऑपोजिशन कांग्रेस कोलैप्स की, यहाँ पे एआईडीएमके कोलैप्स कर गई। वो सारा वोटर बेस गया टीवीके को। बेसिक पॉलिटिक्स। और फिर एक्टर विजय का एक पर्सनल ब्रांड भी था। हमारे यहाँ भले ही सनी देओल पॉलिटिक्स में आके चले जाएं, पर साउथ में ऐसा नहीं होता। वहां पर मूवी स्टार्स का बहुत बढ़िया पॉलिटिकल बेस भी होता है। अगर आप टिकट बेच सकते हो तो आपको वोट मिल सकते हैं, और यही हुआ एक्टर विजय के साथ। बड़े पर्दे पर, ऑनलाइन, मेन स्ट्रीम, इंटरनेट पर उनका बहुत मैसिव फैन बेस ऑलरेडी था, बहुत बड़े फैन क्लब्स बने थे। बट फिर ग्राउंड पे भी काम किया। 68,000 कुछ पोलिंग बूथ थे, हर एक में एक टीवीके का ग्राउंड वर्कर था। फिर सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेनिंग हुई। व्हाट डिडंट वर्क आउट फॉर जन स्वराज इन बिहार, इट वर्कड आउट फॉर टीवीके इन तमिलनाडु। अब तख्ता पलट तमिलनाडु में भी हुआ है, बट थैंकफुली बंगाल की तरह ये नहीं बोला कि नहीं हम अपना पोजीशन रिजाइन नहीं करेंगे। वहां के सीएम ने बोल दिया कि मैं हटूंगा एंड विजय कैन कम एंड टेक ओवर इफ ही कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। पौंडीचेरी में एआईएनआरसी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तरह से बीजेपी प्लस प्लस। 90% का वोटर टर्नआउट था, हाईएस्ट इन पौंडीचेरी हिस्ट्री। केरला में लेफ्ट की सरकार गिर गई।
एंड केरला में भी यही फैक्टर देखने को मिला। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत था और उसके बाद बहुत लंबे समय से लेफ्ट की सरकार की एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। पर अगर आप पॉलिटिक्स और पावर की बात करो तो इस समय भारतीय जनता पार्टी इतिहास में अपने सबसे प्रबल दौर से गुजर रही है। 3 टाइम से उनकी सेंटर में सरकार है, 16 स्टेट्स में डायरेक्टली और 5 स्टेट्स में अपने एलाइज के साथ मिलके पावर में है। तो कंट्री वाइड हर जगह आपको बीजेपी ही दिखाई देगी, आप तमिलनाडु भी नहीं आ पाएंगे भाई। 3 जनवरी, अभी लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल भी नहीं हुए थे कि रातों रात अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को वेनेजुएला से ही उठा लिया। एब्सोल्यूट रिजॉल्व वाज एन एब्सोल्यूट हेस्ट। सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर वेनेजुएला में घुस के वहां के प्रेसिडेंट उनकी वाइफ को उठा करके न्यूयॉर्क लेके आ गए 2.5 घंटे के अंदर। आईपीएल मैच छोड़ो, धुरंधर का इंटरवल नहीं हुआ था इतनी देर में। इन पर नार्को ट्रैफिकिंग ऐसे आरोप लगाए गए, गद्दी छीन ली गई, एक पपेट बिठा दिया गया। लेकिन असली चीज में बाद में पता चला कि क्या ये ऐसा करने वाले थे जिसके लिए इन्हें वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स कब्जाने थे। तख्ता पलट होने के बाद वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ 50 मिलियन बैरल ऑयल का डील किया। जहां तेल होता है वहां अमेरिका आती है भाई। जब वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए थे तो एक्सपोर्ट 5 लाख बैरल्स पर डे तक गिर गया था। अब वापस से 12-13 लाख बैरल्स तक आ गया है। डेल्सी रॉड्रिगेज को अमेरिका की इंटरिम प्रेसिडेंट, वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट, एक ही बात है। अमेरिका की, वेनेजुएला की एक ही बात है। Same, but different. फिलहाल मडुरो और उनकी वाइफ का यूएस कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है और तब लोगों को लग रहा था कि इस साल की सबसे बड़ी घटना होगी कि एक बड़ा देश छोटे देश पे आके ऐसे थोड़ी हमला करके उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर सकता है। वी डिडंट सी ईरान कमिंग, डिड वी? एंड सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जो मुझे लगता है कि अगर हम साल का भी रिकैप कभी देखेंगे तो भी ये फीचर करेगी, इज व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान एंड अमेरिका। क्या वेनेजुएला में जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि ईरान में कुछ होने वाला था? ये एक थ्योरी है जो बहुत लोग मानते हैं। अमेरिका ईरान की सालों से एंटी चलती थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से उनसे हाई लेवल टॉक हो रही थी और सबको लगा कि नॉर्मली ये होता ही रहता है, इनका तो हमेशा ही चलता है। अनटिल दैट वन नाइट 28 तारीख को एक ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान में मल्टीपल स्ट्राइक की। एक दो ने सैकड़ों मिसाइल्स दागे, सम नंबर्स गो एज हाई एज 900। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया और एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को भी मार डाला। और ये साल की सबसे बड़ी हेडलाइन रहेगी क्योंकि ऐसा देखने को यूजुअली मिलता नहीं है, चाहे कितना पावरफुल या लेस पावरफुल देश हो, कि एक देश एयर स्ट्राइक करके उनके हेड ऑफ स्टेट को मार दे। पोर्ट पे हमला हो जाता है, किसी सिटी पे हमला हो जाता है, बॉर्डर पे एस्केलेशंस हो जाती हैं, बट एक कोवर्ट ऑपरेशन में टारगेट करके पूरी सीनियर लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं किया जाता। अमेरिका कुड गेट अवे विद इट। आई डू नॉट नो हाउ अमेरिका गॉट अवे विद इट। इस टाइम पे ईरान को उनके ही बेटे मुजतबा खमीनाई हेड कर रहे हैं और इस घटना के बाद से ईरान ने रिटेलिएट किया। उसने यूएस के जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं इन अदर गल्फ कंट्रीज, ओमान, यूएई, बहरान, यहां पे स्ट्राइक्स किए और कुछ दिनों के लिए मिडिल ईस्ट दुनिया का वॉर एपिसेंटर बन गया। एंड यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो ईरान और यूएस का हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, दैट वाज मोस्टली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट नेसेसरीली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में रिसेंटली ट्रम्प की पॉलिसी से इत्तेफाक ना रखते हुए कई सारे अमेरिका के सीनियर मिलिट्री एंड गवर्नमेंट लीडरशिप रिजाइन कर चुके हैं। वहां पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी अगेंस्ट ट्रम्प एंड इट्स पॉलिसीज। एंड वॉच द आयरनी व्हेन आई से दिस, बाद में ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास का एक ट्रेड रूट जो ईरान कंट्रोल करता था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज कर लिया कि अमेरिका और अलाइज की कोई शिप नहीं जाएगी और जो जाएगी वो हमारे अलाइज की जाएगी और अमेरिका ऐसे हमको बुली नहीं कर सकता। और उसकी वजह से सबसे ज्यादा सफर की द साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारे यहाँ जो एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी उसने हमें बड़ा परेशान किया। कहीं सप्लाईज नहीं आ रहे हैं, कहीं तेल नहीं आ रहा है और एलपीजी की प्रॉब्लम तो सबको पता है। और एक बड़ा अपडेट किसी भी टाइम आ सकता है, लोग बोल रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। अंग्रेजी में एक टर्म होता है आर्म ट्विस्टिंग। ईरान लिटरली आर्म ट्विस्टेड ट्रम्प विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक पॉइंट पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने ट्वीट कर दिया था कि होल सिविलाइजेशन वुड एंड टुनाइट, क्रेजी बास्टर्ड्स, आई विल एंड देयर सिविलाइजेशन, फलाना ढिमकाना। न्यूक्लियर सुपर पावर का हेड ऑफ स्टेट ऐसी भाषा यूज कर सकता है, ये शायद इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहे। गाली देना अलग बात और एक तरह से जीनोसाइड की धमकी देना अलग बात। बाद में पाकिस्तान बीच में ब्रह्मानंदम की तरह आ गया, रुको इंकी पिंकी पोंकी, नो फाइटिंग ऑंकी। कुछ दिनों के लिए सीज फायर अनाउंस हुआ,
इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुए जो आज सही नहीं हो पाए, और बाद में यूएई ने, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप होता है ओपेक, उसको छोड़ दिया। ये रिपरकशंस रहे, अभी भी ये सिचुएशन कंटिन्यूड है। एंड इसके पहले भी इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, फिर इंडिया पाकिस्तान, फिर वो ट्रेड टैरिफ, और अब ईरान। इसके बाद से एक पूरा सेंटिमेंट बन गया दुनिया में दैट अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। खासकर जो अभी करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। ऑल इन ऑल, इंडिया में एलपीजी खत्म, ईरान की लीडरशिप खत्म, और अमेरिका पर भरोसा खत्म। ईरान अमेरिका के बीच में लोग भूल गए, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान भी बहुत हुआ। वहां अफगानिस्तान से तालिबान ने मिसाइलें फेंकी, यहां इन्होंने किया। स्कूल्स, हॉस्पिटल, पब्लिक स्पेसेस, कई जगह हमले हुए, सैकड़ों लोगों की यहां भी जान गई। We also came to realize how interconnected we are. इंडिया अपने एलपीजी डिमांड्स का 60% इंपोर्ट करता था, उसमें से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, और जब से वो बंद हुआ, इंडिया में एलपीजी गैस के लाले हो गए। जगह जगह लोग परेशान हो रहे थे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, घर पे सिलेंडर नहीं आ रहा था, और इसकी वजह से कितने सारे माइग्रेंट लेबर्स, उनको अपने बड़े शहर का काम छोड़ करके वापस अपने गांव की ओर बढ़ना पड़ा। इनफैक्ट अभी तक हालत नहीं सुधरी है, अभी भी लोग 1000 का सिलेंडर ब्लैक में 2000 3000 रुपए का ले रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी के रेट ही 3000 रुपए हो चुके हैं, रिसेंटली 1000 रुपए से बढ़े, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में खाना, ट्रैवल, सब कुछ महंगा होने वाला है। और इस क्राइसिस के चलते भारत में काफी लंबे समय बाद एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लगा हुआ है। अब ईरान में क्या हुआ ये तो हम सब देख रहे हैं, क्यों हुआ इसको लेके एक स्पेक्यूलेशन है, और वो स्टार्ट होती है पिछले साल नवंबर में, जब अमेरिका की पार्लियामेंट एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास करती है कि एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर दिया जाए, और उसी को लेके फिर उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देता है। एप्स्टीन फाइल्स, इसके पहले लोगों को पता था कि कुछ ऐसी फाइल में डिटेल है जिसमें कुछ आइलैंड पे एप्स्टीन के हुआ था, फैक्ट्स वाली बातें होंगी, वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वहाँ के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जाएंगे, वो कुछ ऐसा ना द डैन बिल्जेरियन साइड ऑफ पॉलिटिशियंस, ऐसा लोगों को लग रहा था। 2000 वीडियोस, 1,80,000 फोटोज, और कुल मिला के 30 लाख पन्नों का आया एप्स्टीन फाइल्स का पहला पार्ट। ज्यादातर चीजें छुपा ली गई, पर जो नहीं छुपी उसी ने दुनिया भर में बवाल कर दिया। सबका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंस, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्टीफन हॉकिंग वहां आया करते थे, प्रिंस एंड्रयू छोटी छोटी बच्चों पे टूट जाया करते थे, और इन लोगों के तो फिर भी किस्से सामने आए हैं। ट्रंप की तो पूरी कहानियां हैं इसमें। मोदी जी का भी नाम आया कि इजराइल दौरे में ट्रंप के सामने नाच गाना किया था, नॉट सरप्राइजिंग, बट कौन सा गाना? मोदी है तो मुमकिन है। हमारे अपने मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, प्रिंस एंड्रयू का नाम आया, इंग्लैंड पे उनके खिलाफ ट्रायल चला, ट्रंप के खिलाफ पिटीशन फाइल हुई, और ये तो 2-3 देश हैं, दुनिया में 200 देश हैं, और हर दूसरे देश का कोई ना कोई, कहीं पॉलिटिशियन, किसी का कोई ब्यूरोक्रेट, किसी का कोई बिलियनर का नाम इसमें आया। हमारे अनिल अंबानी साहब की भी कहानियां थी, एंड इवेंचुअली भूल गए लोग। और एप्स्टीन तो विदेशों का कांड था, हमारे यहाँ अपना एक कांड हुआ था बीच में, जब पर कार्तिक आर्यन की कंट्रोवर्सी। कार्तिक आर्यन ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि गोवा में चिल कर रहा हूँ, वहां कोई रैंडम विदेशी लड़की ने स्टोरी डाली कि मैं भी कहीं गोवा में चिल कर रही हूँ, और फिर इंस्टाग्राम में किसी रैंडम व्यक्ति ने बताया कि सुनो, ये और ये दोनों साथ में चिल कर रहे हैं। 17 कार्तिक आर्यन सोचा सेक्टर बहुत तेज हो रहा है। अब ये लड़की माइनर थी या नहीं थी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, बट नहीं भी थी तो कुछ ऐसी ऑलमोस्ट ही मेजर थी। उसके बाद कार्तिक भाई उसको फॉलो करते थे, नहीं करते थे, साथ में गए थे, नहीं गए थे, बहुत सारी बातें हुई, रेडिट की अदालतों में दलीलें दी गई, ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ। पर अगर आप ये भूल गए हैं तो आप अपने आप नहीं भूले हैं, कार्तिक भाई की पूरी पीआर मशीनरी लग गई आपको बुलाने में, क्योंकि लड़की ने भी अपनी साइड से स्टोरी डाल दी थी कि मैं तो नहीं जानती इसको। बट कार्तिक भाई चलो कोई नहीं, बच गए। एक कंट्रोवर्सी आपका करियर नहीं डुबा पाएगी, जब ऐसी पिक्चर नहीं डुबा पाई तो। एंटरटेनमेंट की बात करें तो कई मूवीज आई, कई मूवीज गई, लेकिन धुरंधर 2 जब से आई है आज तक थिएटर्स में लगी हुई है। इंडिया वाइड कलेक्शन 1400 करोड़ के ऊपर चला गया है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1800 करोड़ के पार चला गया है, और लाइफ टाइम में मूवी 2000 करोड़ के पार जा सकती है। आदित्य धार की धुरंधर द रिवेंज इस साल की अब तक की सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड पिक्चर है, और उसके बीच कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, ध्रुव राठी आए, उसको प्रोपेगेंडा बताए, बट ऑल दोस कंट्रोवर्सीज आल्सो मेड धुरंधर 2 द बिगेस्ट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ऑफ 2026 सो फार।
अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ी हाईलाइट रही द सब 2 आवर मैराथन। हमें से ज्यादातर क्रिकेट के फैन होते हैं, हम लोग कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड के मायने बहुत डाइल्यूट कर देते हैं। इतने के स्ट्राइक रेट पे इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने के एवरेज पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना हाईएस्ट टोटल। हर गेम में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं, बनते हैं। पर एथलेटिक्स में इस साल एक ऐसा कीर्तिमान हुआ है जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सही मायने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेबेस्टियन सावे ने सब 2 आवर मैराथन कंप्लीट किया। वर्ल्ड में 1908 से जब से मैराथन की शुरुआत हुई है, 40-42 किलोमीटर का एक मैराथन होता है। मैराथन को आज तक कोई भी व्यक्ति 2 घंटे के अंदर खत्म नहीं कर पाया था। पहला मैराथन जिसने जीता था 1908 ओलंपिक्स में, उसने 2 घंटे 55 मिनट में वो किया था। लेकिन अभी तक किसी ने भी 2 घंटे के अंदर एक मैराथन कंप्लीट नहीं किया था, पर इस साल वो रिकॉर्ड टूटा। सेबेस्टियन सावे और साथ में एक और एथलीट ने, दो लोगों ने साथ में मिलकर 2 घंटे के अंदर एक मैराथन कंप्लीट की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो ना सिर्फ एथलेटिक्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पर ह्यूमन कैपेबिलिटी और इवोल्यूशन के मायने में भी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी क्रिकेट की तो बात करूं तो ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसे इंडिया जीत गया। बड़ा ड्रामा हुआ उसमें भी। पहले IPL ऑक्शन से मुस्तफिजुर का नाम हटाया, बांग्लादेश ने कहा हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। वहां पे पाकिस्तान ने बोला हम भी इनके, श्रीलंका इंडिया के साथ है ना, इंडिया हम नहीं खेलने आएंगे, तो उन्होंने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले। बट अल्टीमेटली फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इंडियन क्रिकेट टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। और उसके बाद क्रिकेट के मायने में IPL एंड वैभव सूर्यवंशी, यही 2 हाईलाइट है। एक और दिल्ली में हुआ AI समिट, जहां पे अलग अलग कंपनीज को आके अपने प्रोटोटाइप्स, अपने पेटेंट्स को शोकेस करना था। और उसमें सबसे बड़ा कांड हुआ गलगोटिया रोबोट का। एलिजिडली चाइनीज कंपनी का एक रोबोट, उसको एंड टू एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी डेवलप्ड बता करके शोकेस कर दिया। ऑब्वियसली ये भूल गए कि ये समिट न्यू दिल्ली में हो रही है, पर है वर्ल्ड AI समिट। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। तो दुनिया भर के लोगों ने देखा, बेइज्जती हुई, गलगोटिया का स्टॉल हटा दिया गया। गलगोटिया के भगाने के बाद कांग्रेस के वर्कर वहां शर्टलेस होके पहुंच गए, जिन्हें मार के भगाया गया। बट अगेन दिस वाज द बिगेस्ट AI समिट इन इंडिया सो फार। एंथ्रोपिक के, मेटा के, OpenAI के सबके बड़े बड़े CEO आए स्टेज पे, मोदी जी के साथ बढ़िया फोटोशूट हुए, कुछ अपनी लोकल कंपनीज के पेटेंट चोरी हो गए, और गलगोटिया के बारे में और बात नहीं करें तो अच्छा है। एक और बड़ी हेडलाइन रही, वो थी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक कंट्रोवर्शियल बिल। डिस्क्रिमिनेशन के मामले में ये बिल OBC कम्युनिटी को भी विक्टिम कैटेगरी में डाल देता है। मतलब OBC, SC, ST सबके खिलाफ भेदभाव हो सकता है। मतलब कर कौन कर सकता है? सिर्फ जनरल। इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड्स भी रखे जाएंगे, जो किसी से भी पूछ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लमैटिक क्लॉजेस थे, जिसको लेकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाकर UGC को रिवाइज्ड गाइडलाइंस देने को बोला है। अब अगर आप पूछो कि इस साल की सबसे वायरल पर्सनैलिटी कौन रही, थोड़ा सा याद दिलाता हूं। बड़ी कंट्रोवर्सी इस साल रही द मोहम्मद दीपक कंट्रोवर्सी। बजरंग दल VHP के कुछ कार्यकर्ता एक मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे थे कि तो अपनी दुकान का नाम बदलो। तभी एक व्यक्ति आता है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा, ये बाबा सुपर इश्यूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। और उसके बाद चचा की दुकान तो बच गई, मोहम्मद दीपक फंस गए। लोग इनकी जिम की मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं। लेकिन मोहम्मद दीपक को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि एक मिसाल सेट हो गई। लेकिन दीपक से भी ज्यादा एक और पर्सनैलिटी की अगर बात हुई, वो थे राघव चड्ढा। कुछ ही समय पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया था। जो पार्टी की तरफ से उनको टाइम मिलता है सभा में बोलने के लिए, वो भी नहीं दिया था। लोग सोच ही रहे थे कि राघव चड्ढा ने 7-8 और राज्यसभा MPs के साथ 2/3 मेजोरिटी लेके एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करके BJP ज्वाइन कर ली। चड्ढा बिकेम चड्डी। इन्हीं के साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और स्वाति मालेवाल भी BJP ज्वाइन कर गई। जिस महिला का अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान नहीं किया, उसने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो उनके मुताबिक महिलाओं का कभी सम्मान नहीं करती। राघव चड्ढा के कंधे पे जो स्वाति मालेवाल ने बंदूक चलाई है ना, उसके बारे में बात उतनी हुई नहीं, इतनी होनी चाहिए थी। बाद में जिन जेंजी के समोसे सस्ते करवा के राघव चड्ढा उनके नेक्स्ट PM कैंडिडेट बने थे, उसी जेंजी ने राघव चड्ढा का भड़ता बना दिया। एक मुहिम स्टार्ट हो गई राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने की, जिसको उन्होंने रोकने की खूब कोशिश की। लोगों ने वो भी पकड़ लिया। 14 मिलियन से 13 मिलियन, 13 मिलियन से 12 मिलियन, और अभी राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं 11.9 मिलियन। बट कोई नहीं, आई एम हैप्पी फॉर राघव चड्ढा। उनको लाइक मिले ना मिले, पर वो जिस पार्टी में गए उसको वोट जरूर मिलते हैं। सही पकड़े हैं।
एक और बड़ा केस हुआ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नासिक का, जहां पर पुलिस ने खुलासा किया कि मैनेजमेंट पोजीशन में बैठे वहां के मुस्लिम एम्प्लॉइज वहां के जूनियर लेवल हिंदू एम्प्लॉइज को कन्वर्ट करने, टोपी पहनने, रोजा पहनाने या बेसिकली उनका रिलीजियस कन्वर्जन, उनके साथ कॉर्पोरेट जिहाद कर रहे हैं। तभी से TCS हो गया, टाटा कन्वर्जन सर्विसेज। आरोप ये था कि कुछ लोगों के साथ हो रहा था, बाद में कुछ पुलिस ऑफिसर्स गई, अपने आप को अंडर कवर रखा, हफ्तों तक इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि पूरा एक रैकेट चल रहा है जिसकी सरगना है ये HR हेड निदा खान। बाद में लोगों ने पता किया कि निदा खान, जिसको दुनिया इस टाइम तक गाली देके मीडिया ट्रायल कर चुकी थी, वो तो उनकी HR थी भी नहीं। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने आगे पूछा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इसमें की तो की क्या। खैर अपडेट सब तक पहुंच नहीं पाई। मीडिया ने TCS नासिक को जिहाद सेंटर और इसको लेडी जाकिर नाइक साबित कर दिया। बहुत सारी ट्रेजेडीज भी हुई। नोएडा में प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो पाने की वजह से एक टेकी की मौत हो गई। वृंदावन में एक बोट पलट गई, एक बोट जबलपुर में पलट गई जिसमें कई सारे लोगों की मौत हुई। लेकिन एक घटना जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी दिल्ली की उत्तम नगर की घटना। होली के दिन उत्तम नगर में तरुण नाम का लड़का, जिसे उसके मुस्लिम नेबर्स मार मार के जान से मार देते हैं। बात ये बताई गई थी कि एक बच्ची ने बलून फेंका, वहां पे एक औरत जा रही थी जो बुर्का पहनी हुई थी, उन पे लग गया। दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई और तरुण जो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लौट रहा था, जिसका कुछ लेना देना नहीं था, उसको मार दिया गया। बाद में उस परिवार की एक महिला भी आई, बोली कि दरअसल हमारे यहाँ की लड़की को छेड़ा गया था, पहले मारपीट हमारे साथ हुई थी, हमारा बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, पहले उन्होंने मारा इसको तो उन्हीं के घर वालों ने मारा। पर अगेन प्रत्यक्ष था, प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। तो ये थी इस साल की अब तक की अपडेट्स। और बहुत हो गया यार, ये ट्रंप का चल रहा है, फिर इलेक्शंस हो गया, तो मैंने भी सोचा कि जब सेमेस्टर हो गया है तो अगले चैप्टर पे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। 1/3 ऑफ 2026 भी खत्म हो गया, 1/3 साल भी खत्म हो गया इतनी देर में भाई। हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ कलेश होता है, मैं पता नहीं लगता भाई। ऐसे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, कुछ एपिसोड बाद फिर खत्म होगा कि चलो हाफ ईयरली करते हैं, फिर ईयरली, एक साल और बर्बाद। बट एनीवे दिस वाज 2026 सो फार। शेयर करने से पहले लाइक करना मत भूलना। कुछ मिस कर गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड बिफोर आई गो अ वर्ड विद द सब्सक्राइबर्स, चैनल पे बहुत ही जल्द कुछ नया होने वाला है। एक नया एपिसोड डालेंगे, कुछ Q&A करेंगे और आपको कुछ नए अपडेट्स देंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।